हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है मंझली रानी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वे मेरे कौन थे मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वे मेरे कोई भी ना होते थे। होते भी कैसे? मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, मैं स्त्री, वो पुरुष। फिर ना तो रिश्तेदार हो सकते थे और ना मित्र। यह क्या कह डाला मैंने? मित्र? भला किसी लड़की का कोई पुरुष मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती भी है तो प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीना है। नहीं तो पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है? खैर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है और ना समाज के कुछ सरोकार। समाज ने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं? परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की उम्र में ही करके गौरी दान के अक्ष पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरुद्ध के कारण ही वे ऐसा ना कर सके थे। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 वर्ष के लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग वर की खोज में ही थे। संयोग से ललितपुर के तलुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ ही एक बड़ा जंगल था जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल के बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता और कभी नाच गाना होता है। लोग बिना पैसे के तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए थे। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा और मिठाइयाँ इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियाँ और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा, किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ, और मैंने उनकी ओर आंखें उठाकर भी ना देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलावा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर पड़ते ही ना थे। ऐसा मालूम होता था कि वे सारे संसार को जीतकर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तारा का विवाह राजा साहब के मंझले लड़के से तय हो गया है। माता पिता दोनों ही इस संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तलुकेदार के विलासी लड़के से, जो समूली हिंदी पढ़ा लिखा है, तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था?
पिताजी तो अपनी हट पकड़े थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं नहीं मिल सकता था। सबसे अधिक आकर्षण की बात तो उनके लिए वह थी कि वे बहुत बड़े खानदान 20 बिस्वे कन्हैजियों के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ ना जाएगी। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव कैसे ला सकते थे। सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि दहेज के नाम से कुछ न देकर भी लड़की इतने बड़े घर में ब्याही जाती थी। फिर भला इतने बड़े बड़े आकर्षणों के होते हुए भी पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते। पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करके कहते, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु मैं उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मंझले राजा मनमोहन के साथ हो ही गया। फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसलिए बारात मोटरों से ही आई और गई थी। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता जैसे हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जी ना भरा। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर घूमा करूं, किंतु यह संभव ना था। आखिर एक बड़े भारी महल के जनाने दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो ना थी, इसलिए मेरी जेठानी बड़ी रानी जी परसन करके मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बैठा दिया। स्त्रियां बारी बारी से मेरा मुंह खोलकर देखने लगी। कोई रुपए, छोटे मोटे जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जेठानी बड़ी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, उफ करके मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि वे पास के किसी कमरे में किसी से यह कह रही थी कि देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बन रहे थे। ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा होगी। न रूप न रंग, ना जाने क्यों सुंदर कह कह के कंगले की बेटी ब्याह अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों में होता है। बिरजू की माँ पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लठ ही हो गए थे। मैं सुंदर नहीं तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं है। ना जाने कितनी सुंदरियों को देखा है, या तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी ना होगी। मालूम होता है उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई है। मंझले राजा को तो डुबा दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसे आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है। जवान होगी तो रूप और निखर आएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, निखरने वाला रूप सामने ही दिखाई देता है। उफ, जाने दो, अच्छा हो या बुरा हमें क्या करना है। जब मैं वहाँ अकेली रह गई, सारी औरतें चली गईं, तो मेरी माँ के घर की रखवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रूप रंग में कोई ऐब न दिखा। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्षों की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानीपन का सुनहरा सपना देखा था वह दूर हो चुका था। ससुराल में लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु रखवास ने वहाँ के सब हालचाल बतलाए हैं। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए ही होती है? भीतर का हाल हमारे घर से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध
तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा ना लगा, परंतु करती भी क्या, लाचार थी। सावन में जबकि सब लड़कियां ससुराल से मैके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली। देवर जी के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी साथ रख लिया था। फिर ससुराल पहुंची। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता। घर में ऐसा कोई ना था जिससे घंटों 2 घंटे बात करके जी बहलाती। केवल छोटा राजा, मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वे भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नज़र बचाकर ही आते थे। मैं सारा दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 बार पढ़ गई। छोटा राजा कभी कभी मुझे अखबार भी ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थे। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मेरी सेवा में भी 2 दासियां सदा बनी रहती थी, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में कैद हूँ, क्योंकि मेरी राय रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को भी किसी काम से कहीं भेजना चाहती तो वे मेरे कहने पर मात्र ही नहीं कही जाती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती तो मेरा काम हो जाता, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर महीने मुझे खर्चने हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजाल की उनमें 1 पाई भी महाराजा से पूछे बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मंझले राजा बड़े ही विलास प्रिय, मंदिरा सेवा, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। मैं क्या बतलाऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे आधा घंटे के लिए वे मेरे कमरे में आ जाते तो मेरे अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर के पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी है, किंतु मेरे जीवन में यह अवसर कभी ना आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किस प्रकार अपने जीवन को घसीटे जा रही थी। इस समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सुनहरी किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाने आते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यकताएं वस्तु बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसलिए वे घर में सबसे ज़्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी। उन्हें मेरी चाल ढाल रहन सहन जरा भी ना सुहाता था। वे हर बात में मेरी ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बातों को वे परिचित या अपरिचित जो कोई भी आता उनसे कहते। शायद वो मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यह बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो घर में रोज ही आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर ना हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर मुझसे गाना गाने को आग्रह करते थे। मुझे तो अब गाने बजाने का और कोई विशेष रुचि ना रह गई थी, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं अब कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और बोले, मंजली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा ना माने और उन्होंने बाजा उठाकर सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का यह पद छेड़ा। विरहत हरिहर सरस बसंते,
नियति युवती जनेन समम रखी विरहर जनस दुरंते ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजल कूंज कुटीरे। मास्टर बाबू भी ना जाने कैसे और कहां से आए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भाप गई। पीछे फिर जो मैंने उन्हें देखा तो हारमोनियम सिरकाकर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मंजली रानी, आप इतना अच्छा गा सकती हैं, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा ना गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर यह बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई। क्रोध में बोली, या घर तो अब भले आदमी का घर कहने लायक ही ना रहा। लाज शर्म तो जैसे धो के पी ली हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की वैसी ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। आस पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे, यही ना कि मंझले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी ना हुआ। कुल को तो ना लजवाओ देवी। बाप के घर जाना तो भीतर क्या, चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ यह सब होने ना पावेगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो कुछ करो, वहाँ आदमियों की तो नाक कटती है। एक सांस में कितनी सब बातें कहकर बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने से नाक नहीं कटती। गरीबों पर मनचाहे जुल्म करने पर नाक नहीं कटती। नाक कटती है मेरे गाने से। सो अब मैं बाजे को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और ना छोटे राजा ने कभी भी मुझसे गाने के लिए आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते तब भी मुझ में बाजा छूने का साहस ना था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिर सीढ़ियों पर ही मेरी उनसे भेंट हो गई। वे ठिठक गए। बोले, कैसी हो मंजरी रानी? जीती हूँ। खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। उनसे अच्छा साथी संसार में तुझे कोई नहीं मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह कौन बड़ी बात है मंजरी रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी है, उनमें से मैं कुछ तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली और वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी ना बोलकर नीची निगाहें किए हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से पहले ही आ गए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वे छोटे राजा के कमरे में ना जाकर सीधे मेरे कमरे आए और बाहर से ही आवाज दी, किंतु दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर ना थी। इसलिए मैंने ही उनसे कहा, आइए मास्टर बाबू। आकर बैठ गए। किताबों और लेखक के नाम बताकर वे मुझे किताबें देने लगे। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा के दोनों भाग हैं। यह है बाबू प्रेमचंद्र की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग हैं। यह मैथिली बाबू का सकेत और यह पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन्हें तुम पढ़ लो, तब मैं तुम्हें और ला के दूंगा। इसके बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदाई का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया है मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहाँ बड़ी रानी की झलक दिखाई पड़ी और उनके साथ मेरे कमरे के दोनों दरवाजे खट से बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोले, भाई यह दरवाज़ा किसने बंद कर दिया है? खोल दो। जब कोई भी उत्तर ना मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र आवाज़ से कहा, यह दरवाज़ा किसने बंद किया है?
मालूम नहीं है कि हम लोग भीतर बैठे हैं। बड़ी रानी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो यही दिखाने के लिए तो दरवाज़ा बंद किया गया है, पर देखने वाले भी तो ज़रा आ जाएं। यह नरकीय लीला अब ज़्यादा दिन ना चल सकेगी। नरकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नरकीय लीला है? इस प्रकार लगभग 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से से मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर बड़े राजा, मंझले राजा और महाराजा जी की आवाज़ मुझे सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुल गया। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अब अपनी आंखों से देखो, अब धोखा तो नहीं खाएंगी ना? आज तक मैंने मंझले राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रुद्र रूप भी देखा। क्रोध से पैर पटकते बोले, किरण कुमार, तुम इस कमरे में किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं। बड़े राजा, मास्टर बाबू आप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊँ। जाने से पहले मैं आप सबको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मंझली रानी दोनों ही पवित्र और निर्दोष हैं। यह हरकत ईशा और जलन के ही कारण की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं ईशा करूंगी तुमसे? तुम किस खेत की मूली, मैं तुम्हें समझती क्या हूँ? तुम हो एक अदना से नौकर और यह है एक कल की छोकरी, सो भी किसी रईस के घर की नहीं। ईशा तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम इसे ठोकर मारकर निकलवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा जबान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था नौकर चाकर को ज्यादा मुंह न लगाया करो। महाराजा बड़े गुस्से से बोले, किरण कुमार चले जाओ। इसी समय ना जाने छोटे राजा कहाँ से आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं, समझ लेने की बात है। नतीजा सबका यह हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए मुझे विदा कर दिया गया। एक इक्के पर बैठाकर चपरासी मुझे माँ के घर पहुँचाने गया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल पे दाग लगा दिया है, इसके लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बात की बात में सारे मोहल्ले में मेरे भ्रष्टाचारण की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के घर पहुँचने से पहले ही यह बात पिताजी के घर तक भी पहुँच गई थी। जब मैं पिताजी के घर पहुँची, शाम हो चुकी थी। इस बीच माता जी का देहांत हो चुका था। भाई भी तीनों कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी ही मिले। उन्होंने मुझे अंदर ना जाने दिया, बाहर दालन में ही बैठा लिया। चिट्ठी पढ़ने के बाद वे तड़प उठे, बोले, जब यह भ्रष्ट हो चुकी है तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खाई खदक ना मिली जहाँ ढकेल देते? इसे मैं अपने घर ना रखूँगा, जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना है? मैं पिताजी के पैरों पर लेट गई, रोते रोते बोली, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चंडालनी, निर्दोष ही तू होती तो इतना बवंडर ही क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बैठे बैठाए अपनी बदनामी करवाएंगे? जा, जहाँ जगह मिले समा जा। मेरे घर में तो तेरे लिए जगह नहीं। क्या करें, अंग्रेजी राज ना होता तो बोटी बोटी काट के फेंक देते। मोहल्ले के समाज के कई ऊंचे नाक वाले अगुया और आसपास पड़ोस वाले भी जमा हो गए हैं। सबने मेरी भ्रष्टाचारण की बात सुनी और घृणा से मुंह बचकाया। एक बोला, नहीं भाई, अब तो घर में रखने लायक नहीं। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया हो तो क्या पंडित राजभजन अपने घर रखकर जात में अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी पर पानी चढ़ाया, अरे भाई, घर में रखते हैं तो रखने दो, इनकी लड़की है।
पर हम सब तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर न रखेंगे। मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके के साथ मुझे दरवाजे से कई दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था, वे मुझे घर में रखकर क्या जात बाहर से भी हो जाते। मैं दूर जाकर गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया, मेरे घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया था। केवल कभी कभी एक दो कुत्ते के भौंकने का शब्द सुन पड़ता था। मैं उठी, बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भौंक उठा, जैसे कह रहा हो कि अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं। जब मैं स्टेशन पहुंची, एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना सोचे विचारे मैं गाड़ी में एक जनाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ कहाँ रुकी, कौन कौन सा स्टेशन बीच में आया, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब स्टेशन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा, तो मैं जैसे चौंक सी पड़ी। मैंने देखा कि पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई। स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए स्थान ना था। बहुत देर बाद मुझे एकाएक ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है, क्यों ना मैं भी चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश सेवा में जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस दफ्तर पहुंची। वहां पर 2-3 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद में इसी प्रकार कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे दरवाजे भटकी, किंतु मुझे कहीं भी आश्रय न मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी के पथ की भिखारन हो चुकी थी। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय ही क्या था। इसी समय ना जाने कहाँ से एक भिखारन बुढ़िया भी उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलियाँ लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटा दाल चावल को अपने चिथड़े में अच्छी तरह बांधकर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुख में भी एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिसने क्षण भर में ही हम दोनों को एक कर दिया। भिखारन बहुत बूढ़ी थी, उन्हें आंखों से कम दिखाई पड़ता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की जरूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मैंने आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता है जैसे कोई हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्महत्या भी ना कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारन के साथ रहकर मुझे भीख मांगना ना आया। आता भी कैसे। मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती। भीख वही मांगती थी। मैं जवान थी, सुंदर थी। फटे चिथड़े और मैले कुचैले वेश में भी मैं अपना रूप ना छिपा सकती। मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपने सती तत्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत संचेत रहना पड़ता था और इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो चुकी थी। बदन ढकने के लिए साबित कपड़ा भी ना था। प्रयाग में मघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा, वहाँ चलने पर हमें 3-4 महीने भर का खाना मिल जाएगा और कपड़ों के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मैं बुढ़िया के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुँचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर से बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भीख मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन उसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्गी निकली
जिसमें कुछ स्त्रियां थीं। बुढ़िया एक पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद अंदर से एक पैसा फेंका। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा ना देख सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचना चाहा। मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ गई। उसे गहरी चोटें लगी और उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफी चोट आई। जिस मोटर की चपेट में हम लोग लगी थी, उसी मोटर वाले ने पीछे मुड़कर भी ना देखा, किंतु दूसरे मोटर वाले रुक गए। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनानी अस्पताल के पर्दे वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिकारन मरण शासन अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास ही कुर्सी पर बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप ना उठें। बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको खाट से उतरना नहीं है। क्यों? मैं पद की भिकारन, मुझे ये साफ सुथरे कपड़े, नरम नरम बिछौना क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकर खानी पड़ेगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सज्जल हो गई। वे बड़े ही करुणा स्वर में बोले, मंजरी रानी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तुम्हारा अपराधी तो मैं ही हूं ना। मेरे ही कारण आज तुम राजरानी से पद की भिखारन बन गई हो। जब उन्होंने मुझे मंजली रानी कहकर बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई, किंतु भिकारन की हालत ना सुधर सकी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कार की निवृत्ति होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं अभी तक ना जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ भी ना होते हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं, और सब कुछ भी होते हुए भी वे मेरे कुछ भी नहीं हैं। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।